हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही चलनी चाहिए, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। तो हार्दिक अभिनंदन है आपके इस क्लास में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी और इसमें दिगंत भाग 2 चल रहा है। दिगंत भाग 2 में अभी हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ है और 3rd चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। कल हमने किया था जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ा था, आप सभी ने देखा होगा और अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 के रूप में यानी कि भाग 2 के रूप में संपूर्ण क्रांति उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था बिहार के गांधी मैदान में, और वो भाषण के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। और जनमुक्ति एक पुस्तिका के नाम से ये भाषण भी प्रकाशित हुआ था, काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। लोकनायक कहे जाते हैं और लोकनायक के द्वारा जो भाषण दिया गया वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो आज हम यहाँ पर संपूर्ण क्रांति जो उनके द्वारा दिया गया भाषण है उसको पढ़ेंगे, उसके कुछ अंश को पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है और समय की पाबंदी के कारण हम उसको मतलब पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि समय की पाबंदी आप सबको कितनी इंपॉर्टेंट है पता है सभी को अच्छे से। तो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, संपूर्ण क्रांति भाषण। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे भाषण की तरफ जो लिखा गया है, जो दिया गया है बिहार के गांधी मैदान में और किसके द्वारा दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो क्या कह रहे हैं वो बिहार की जनता से कह रहे हैं। और देखिए ये जो भाषण जब दिया गया था बिहार के गांधी मैदान में, इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के फलस्वरूप जो युवा वर्ग था और जो छात्र नेता थे वो सब मिलकर जयप्रकाश नारायण जी के पास गए। हालांकि जयप्रकाश नारायण जी वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनको पता था कि एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम हमारी बातों को रख सकते हैं और हमारी बातों का यानी कि हमारी समस्याओं का जो हल है वो इनके पास ही मिल सकता है। तो उन्होंने भी फिर युवा वर्गों को जागृत करने के लिए या बिहार की जनता को जागृत करने के लिए, पूरे राष्ट्र को जागृत करने के लिए उन जो युवा वर्ग थे और छात्र वर्ग थे उन सबका सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने सहयोग के फलस्वरूप बिहार की जनता और युवाओं को संदेश देने के लिए बिहार के गांधी मैदान में रैली के माध्यम से भाषण दिया। और उस समय जो जनता एकत्रित हुई थी, जो भीड़, जो हुजूम आया था वो इतना था कि आज के मतलब उस दिन के बाद में जब ये भाषण दिया गया था उस समय के बाद में आज तक भी बिहार के गांधी मैदान में इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी है। तो आप सोचिए उस समय कितनी भीड़ हुई होगी। तो ये इमरजेंसी के समय की बात है। तो शुरू करते हैं। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, संबोधन हो रहा है जयप्रकाश नारायण जी का, वो साक्षात बोल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि वही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने कभी भाषण नहीं दिया इसलिए मुझे नहीं पता भाषण देते समय क्या आवाज़ का लहका होता है। आप देखते हो और जो नेता है हमारे उन सबको देखते होंगे तो वो ज़रूर अपनी आवाज़ के लहके से देते हैं, लेकिन मुझे नहीं आता है तो मैं अपने सिंपल तरीके से बोल रही हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ही बोल रहे हैं। तो बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। अनुरोध यानी कि उनसे अनुनय विनय की गई थी, ठीक है, कविता के माध्यम से। सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है उस कविता के माध्यम से। जो रेणु जी ने यहाँ पर जो कविता सुनाई थी उस कविता के माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो कविता में अनुरोध किया गया है, जो बताना चाहते हैं, उससे मेरी बहुत सारी यादें जो है जागृत हो गई है। अभी हाल में एक दुखद स्मृति और जागृत हो गई है इस कविता के माध्यम से। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। दिनकर जी कौन है? यहाँ पर रामधारी से दिनकर जी है और गंगा बाबू मिलने आए थे। साहित्य प्रेमी है ये, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों
तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब यहाँ देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है वो अपने विचार पहले तो सबसे पहले दिनकर जी से मिले थे, तो उनके द्वारा जो कहे गए कथोपकथन है वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गंगा बाबू जी से मिले थे तो उनके जो मिलने के बाद जो भी अनुभव थे वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये सारी बातें ये कौन बता रहे? जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? बिहार की जनता को बता रहे हैं। और बिहार की जनता ऐसी बातें सुन सुनकर बीच बीच में तालियां बजा रही है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि दिनकर जी ने जो उनसे उम्मीद रखी थी, किनसे? जयप्रकाश नारायण जी से उम्मीद करी थी, या और भी कई ऐसे कवि, साहित्यकार या नेता थे या युवा वर्ग था, वो सभी जो जयप्रकाश नारायण जी से उम्मीदें रख रहा था, वो उम्मीदें इस आंदोलन में पूरी हो रही थी। इतने समय से भी वे इस उम्मीदों को पूरा करते आए थे, लेकिन युवा वर्ग के अंदर या साहित्य प्रेमियों के अंदर जो देश हितार्थ कार्य करने के लिए प्रेरित एक नेता की जरूरत थी, वो जरूरत आज इस आंदोलन के द्वारा पूरी हो रही है। ठीक है, ऐसा उनको लग रहा था दिनकर जी को। तो दिनकर जी ने जयप्रकाश नारायण जी को जो बातें कही थी कि आपके इस आंदोलन के द्वारा मुझे लग रहा है कि जो आंदोलन के लक्ष्य थे, जो आंदोलन के उद्देश्य थे, वो पूरे होते से मुझे नजर आ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। तो ये जयप्रकाश नारायण जी दिनकर जी की बात को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। और तरुणों का मतलब होता है युवाओं का। तरुणों का मतलब क्या होता है? युवाओं का। अब मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे कि मैं हुकार नहीं कर रहा हूं, मैं जनहितार्थ देश के जो नेता है उनके प्रति उनके सामने हुकार नहीं कर रहा हूं कि अब मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुकारों से भरे होंगे। कि मैं हुकार नहीं रहा हूं, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से हुकार उस सरकार तक, उस सत्ताधारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो सरकार के प्रतिनिधि, हमारे जो प्रतिनिधि बनकर वहां पर बैठे हैं। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जो भी विचार थे, क्योंकि ये जो जयप्रकाश नारायण जी थे ये क्रांतिकारी नेता थे, अब बुजुर्ग हो चुके थे ज़्यादा, अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो विद्रोह करे या लड़ने के लिए जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के अंतर्गत भी वे जेल में गए थे क्योंकि उन्होंने युवाओं का साथ दिया था, आंदोलन किया था। तो इमरजेंसी के समय भी जो भी इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहा था उनको सबको जेल में डाला जा रहा था। तो जयप्रकाश नारायण जी भी इमरजेंसी के समय चौथी बार गए थे, चौथी बार वे जेल में गए थे। तो अपने जीवन में कुल 4 बार जेल में गए थे। 3 बार तो वे आज़ादी के पहले गए थे और 1 बार वे आज़ादी के बाद में गए थे। तो वे कह रहे हैं कि मैं हुकार नहीं भर रहा हूं भाई, लेकिन जो कुछ मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना, यानी कि जिनको पूरा करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी। कुर्कियों का मतलब होता है नीलामी। कुर्कियों का मतलब क्या होता है? नीलामी। नीलामी तो आप जानते हो ना क्या होता है। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है। मतलब केवल विधानसभा का अगर विघटन हो रहा है तो वह एक मंजिल है, लेकिन आंदोलन संपूर्ण क्रांति किसे कहेंगे? अगर संपूर्ण क्रांति करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने जनता से क्या आह्वान किया है, जनता को क्या कहा है कि आपको क्या क्या करना होगा, अगर आपको पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में अगर क्रांति लानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना होगा। वे कह रहे हैं कि आपको ये जो क्रांति है, इसके बीच क्रांति के जो लक्ष्य है उन पर अमल करना होगा, यानी उनको साबित करना होगा। और अमल करने के लिए आपको बलिदान भी करना होगा, स्वयं का बलिदान भी करना होगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा। हो सकता है जेल में चले जाओ और आपके साथ में मारपीट हो रही है या आपको चोट पहुंचाई जा रही है तो वो भी सहन करना होगा, गोली भी खानी होगी, लाठियों का भी सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, यानी कि हो सकता है आपको जेल में भी डाल दिया जाए तो उससे भी आपको घबराना नहीं है। और हो सकता है कि आपकी जमीनों की नीलामी हो जाए, आपको जेल से छुड़ाने के लिए या आपके सहयोग के लिए आपकी जमीनें, आपकी धन दौलत, जमीन जायदाद तक बिक जाए, ऐसा भी हो सकता है। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों। अगर यह सब होता है तो ये क्या होती है? क्रांति होती है, जो मनुष्य के जीवन में एक न एक बार जरूर आती है। और यह संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा का विघटन नहीं है, यह आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है। जो रास्ते में है, दूर जाना है,
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्द क्या थे कि अभी ये जनता जो रुक गई है, यानी कि हमने जो जवाहरलाल नेहरू के विचार थे कि हमने जो आज़ादी अभी प्राप्त की है वो आज़ादी मात्र लक्ष्य नहीं है, हमारा केवल दी एंड यहाँ पर नहीं होने वाला है। अभी इस भारत की जनता को बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। उन्हें जो विचार व्यक्त किए थे यहाँ जयप्रकाश नारायण जी उन विचारों को यहाँ दोहरा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करना है, स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही। अब देखिए यहाँ जयप्रकाश नारायण जी पुरानी जो बातें हैं हमारे शहीदों को याद करके देश की उस समय की जनता, ये है 1974 टू 1975 के समय जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय की बात है जब देश की जनता को, युवा वर्गों का आह्वान कर रहे थे कि आप आइए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि क्रांति का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था, लोगों का एकजुट होना बहुत जरूरी था, तभी सत्ता में कुछ परिवर्तन हो सकता है। सत्ता में जो निरंकुशता आ गई थी उस निरंकुशता को दूर करने के लिए यहाँ जयप्रकाश नारायण ने भारत की जनता का आह्वान किया था। और वे कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी केवल यहाँ तक अगर आपको आज़ादी मिल गई है तो यहाँ तक आपको रुकना नहीं है, आपको इससे भी दूर जाना है, इससे भी आगे आपको बहुत कुछ सोचना है, इससे भी आगे की आपको यात्रा करनी है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो इस देश की जनता को बहुत मीलों तक जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करना है। अभी तो केवल हम स्वतंत्र हुए हैं, हम बाहर की जनता, बाहर के जो विद्रोही थे, बाहर के जो लोग थे, बाहर के विदेशी जो लोग थे, उनकी सत्ता से हम स्वतंत्र हुए हैं, केवल उनके चंगुल से हम छुटे हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में जो गुलामी की जंजीरें बंधी हुई है, उन गुलामी की जंजीरों से हम कब आज़ाद होंगे, हमें स्वराज्य कब प्राप्त होगा, यानी कि स्वयं का शासन जो है, जिस तरह का राम राज्य का सपना देखा गया था जनता ने या जनता को दिखाया गया था, वो राम राज्य का सपना कब पूरा होगा। तो ये स्वराज्य की मांग शुरू से और एंड तक चलती रही थी। तो उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए कौन से स्वराज्य को, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, हमारे जो भी हमारे मूल अधिकार है या भी जो भी हमें इस देश के प्रति हमने जो कर्तव्यों का निर्वाह किया है और उस देश में रहने के लिए हमें जो जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है। देश की आज़ादी के लिए आप सबको पता है कितने जवानों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथियों ने या महाराष्ट्र के साथियों ने, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, और जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए आज भी हमें अथक प्रयास करते रहना चाहिए। ये भाषण है बच्चों, लेकिन आज 27-28 वर्ष बाद का जो स्वराज्य है, देखिए जिस स्वराज्य के लिए लोगों का आह्वान किया गया था, युवा वर्ग का आह्वान किया गया था, वह स्वराज्य तो स्वतंत्रता के रूप में हमें मिल गया था, लेकिन क्या वह स्वराज्य मिला था जिसके लिए ये बलिदान हुए थे? आज 27-28 वर्ष बाद में, यानी कि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी और 1975 की बात करते हैं तो 1975 में ये जो आपातकाल लगा था, ये आपातकाल लगा था और आपातकाल के दौरान जो निरंकुशता दिखाई दे रही थी, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा था, उनका सर्वनाश हो रहा था, तो वो सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वास्तविक तौर पर हमें स्वराज्य मिल गया है क्या। जयप्रकाश नारायण जी जनता को यह संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वास्तविक तौर पर सही में हमें स्वराज्य मिला था क्या, हम उस स्वतंत्रता के अभी भी धनी है या नहीं है। तो वह कह रहे हैं कि लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है, यानी कि तड़प रही है। कराह यानी कराहना का मतलब क्या होता है, दर्द, थोड़े मतलब दर्द के मारे आवाज निकालना, दर्द भरी जो आवाज होती है वो होती है कराहना। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है,
कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा। अब देखिए यहाँ जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहा है कि आज से 27-28 वर्ष पहले जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी और उस आज़ादी के जो लक्ष्य थे, उस आज़ादी के समय हमारे राजनेताओं ने जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे कि एक यहाँ भारत की जो जनता है वो शिक्षा दीक्षा, उसको रोटी कपड़ा मकान जो भी है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। दूसरी बात है कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। हर चीज़ में मतलब जो भी हमारे संविधान के अंदर जो लिखा गया है, 1950 में संविधान लागू हुआ था, संविधान के तौर पर भी भारत की जनता को प्रसन्न करने के लिए, भारत की जनता का विकास करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए कई तरीके, कई हथकंडे अपनाए गए थे। और उसमें ये कहा गया था कि जो भूख है, गरीबी है, उसको मिटाया जाएगा, जो महंगाई बढ़ रही है उसको समाप्त किया जाएगा, साथ में जो भ्रष्टाचार है उसको यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा, और अगर है तो उसको पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त किया जाएगा। कोई काम नहीं निकलता है, चाहे भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सभी आज वैसी की वैसी स्थिति है और भी बद से बदतर होती जा रही है। और जनता का आसानी से कोई भी काम नहीं होता है बिना रिश्वत दिए। चाहे बैंक का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे किसी ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो, चाहे टिकट लेना हो, कुछ भी करना हो, पहले उसको रिश्वत देनी पड़ती है, फिर उसका काम निकलता है। तो इसे स्वराज्य कहते हैं क्या? इसे स्वतंत्रता कहते हैं क्या? इस स्वतंत्रता के लिए हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने अपना बलिदान दिया था, हमारे युवाओं ने अपना बलिदान दिया था। बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों ने, यानी कि आप खुदीराम बोस का नाम जानते होंगे, मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने बलिदान किया। 21-23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने अपना बलिदान किया था। तो ये उम्र क्या थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी चंद्रशेखर आजाद, पता नहीं अनगिनत ऐसे वीर नेता है या वीर पुरुष थे जिन्होंने हमारे इस संविधान या स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और आज हम उस देश के लिए, जिस देश को बचाने के लिए, जिस मिट्टी को बचाने के लिए लोगों ने आत्मोत्सर्ग कर दिया था, उस देश के अंदर ऐसी बीमारियां पनप रही है और उन बीमारियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। रिश्वत देकर हम बढ़ावा दे रहे हैं, लोग रिश्वत लेकर उसका बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, उसमें जहां भी और रिश्वत के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों जो नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। और शिक्षा दी जाती है तो वो कैसे दी जा रही है? गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। उनको नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। ठीक है, शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खाना नौकरी के लिए, नौकरियां मिलती ही नहीं है। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में कि गरीबी हटाओ के नारे लग रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन गरीबी बढ़ रही है। और गरीबी का एकमात्र कारण है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का एकमात्र कारण क्या है? व्यवहारिकता ना होना या देश में एक संतुलन ना होना। तो देश का संतुलन थोड़ा सा डगमगा गया है, और इस डगमगाते हुए संतुलन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, अशिक्षा बढ़ी है, बहुत जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, यहाँ पर फिर संबोधित कर रहे हैं जनता को। कौन? जयप्रकाश नारायण जी बिहार की जनता को कह रहे हैं कि तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है। स्मृतियां क्या होती है? यादें। कि स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है कि मेरे पास जो जिम्मेदारी आई है आपको संबोधित करने की, और मैं ये जो सारी चीज़ें हैं जो स्वराज्य प्राप्ति के समय हमने लक्ष्य बनाए थे, और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश ने कोशिश की थी, देश के नेताओं ने कहा था कि इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी सीधा सत्ता केंद्रित लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। देश की जनता, देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे लोक नायक है, या फिर हम कहेंगे कि हमारे क्रांतिकारी नेता है, या हमारे युवा वर्ग है, उन्होंने जो बलिदान दिया था, उनका बलिदान निरर्थक नहीं होना चाहिए, इनका बलिदान बेकार नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में कई तरह की बीमारियां हैं, उनमें गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीबी के कारण मनुष्य भूख से मर रहा है,
और भूख से मरने के कारण वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है और उससे वो झंझना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी यादें हैं मित्रों मेरे ज़हन में, मुझे याद है और इनका भार मेरे हृदय पर है, मुझे सब कुछ पता है। मैं तो थक गया हूँ कि मैं तो इन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते और इन यादों को वहन करते करते मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग कर नहीं लिया है तरुणों से कि मैं अगर आपका नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं युवा वर्ग का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैंने मांग कर नहीं लिया है। ये तरुणों का आह्वान था, ये युवाओं का आह्वान था कि मैं आपके सामने खड़ा होकर इस तरह के शब्दों के माध्यम से आपको सभी चीज़ों से या सभी बातों से अवगत कराने का प्रयत्न करूं। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं कि जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने तो बताया था कि जब ये कहा गया है कि युवाओं का लोकतंत्र में या राजनीति में क्या रोल होता है, इसके पीछे देखिए बच्चों एक और शायद आपको 12th क्लास में मिलेगा, भगत सिंह के द्वारा भी लिखा गया था कि छात्रों का राजनीति में रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक पत्र, एक लेख है उनका, इसी आपके 12th में हिंदी में ही है, दिगंत भाग 2 में ही है। जब हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि एक पत्र, एक लेख के माध्यम से जो भगत सिंह है वो बताना चाहते हैं कि छात्रों का राजनीति में रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, छात्रों की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जयप्रकाश नारायण जी यही विचार व्यक्त कर रहे हैं कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के लिए युवाओं का योगदान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, का लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया है कि हमने बताया है कि लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल होता है, कितनी अहम भूमिका होती है, यह बताने का प्रयास हमने करा है। उसमें लिखा था, उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ कि मैंने उसमें लिखा था और मैं बार बार ये भी बोलता रहता हूँ कि डेमोक्रेसी में युवाओं का क्या रोल है, तरुणों का क्या रोल है, छात्रों का क्या रोल है। संचालन समिति में बहस करता हूँ, हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। कि जब यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर बिहार के गांधी मैदान के रंगमंच पर खड़े होकर और जयप्रकाश नारायण जी जब संबोधित कर रहे थे जनता को, बिहार की जनता को, तो उस समय वो बता रहे थे कि मैं शौक से यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों का दायित्व है, हम तो अब पुराने हो गए हैं, हमारे समय में जो राजनीति थी वो अलग थी, आपके समय में आपके विचारों की राजनीति है, आपको इसमें भागीदार होना चाहिए, आपको इसमें आना चाहिए, आपको इस राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जवानी है, आप युवा है, आपके अंदर नेता, मतलब आपके अंदर नेता बनने की काबिलियत है, तो नेता बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जहाँ पर भी आपको रास्ते में कहीं रुकावट आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, कि आप हमें रास्ता दिखा रहे हो इससे काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, आपको हमारा नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, आप आगे चलेंगे और हम आपके पीछे कदम से कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपको संबोधित कर रहा हूँ। तो वह जनता से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इस आयु में भी, जब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस आयु में भी मुझे शौक नहीं है या मैं अपनी शौक को पूरा करने के लिए यहाँ रंगमंच पर नहीं खड़ा हूँ, मैं जवानों यानी युवा और छात्रों के आह्वान पर यहाँ पर खड़ा हूँ और इस सभा का नेतृत्व कर रहा हूँ, इस युवा वर्ग का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। मैं बार बार उनको मना करता रहा, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब स्वीकार करना चाहिए, मैंने नेतृत्व स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, कि मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी एक नेता है, वे हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वे हमारे लीडर बने हुए हैं, केवल ये नाम नहीं चाहिए। मैं तो कर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कर्म भूमि में कर्म को सार्थक मानता हूँ। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। अब देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि राजनीति ऐसी होती है, कभी कभी क्या होता है कि आपको नेतृत्व करने के लिए आपको एक नेता के रूप में एक व्यक्ति दे दिया जाता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन पीछे से मिलते हैं। वह नेता अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर पाता है।
आपने ऐसी राजनीति भूतपूर्व में देखी होगी कि किस तरह की राजनीति है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे है और हमें चला कोई और रहा है। तो ऐसी राजनीति नहीं होती है, ये तो एक खेल होता है, ये कूटनीति होती है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने साफ सुथरी बातों में भाषण के तौर पर संपूर्ण जनता को बताने का प्रयास करा है कि मैं ऐसा नेता, नाम का नेता नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं नेता हूँ या मुझे कोई पद मिला है और मुझे डिटेक्ट कोई और कर रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन कोई और दे रहा है, निर्देश कोई और दे रहा है, उसके निर्देशों के अनुसार मैं चलूंगा। तो ऐसा नेता मुझे नहीं बनना है, मैं कल ही इस पद को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आगे देखिए, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे आप सबकी सलाह की जरूरत है। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझाऊंगा और अधिक से अधिक समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको भी मानना होगा। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण जी ने साफ सुथरी बात, उनके मन में जो भी चल रहा था वो सारी बात बता दी कि भाई जो भी बात है, आप लोग मुझे कोई सलाह देंगे मैं सुनूंगा, छात्र नेता कोई बात बोलेंगे मैं सुनूंगा, और कोई बात मनवाने के लिए क्या जैसे सलाह देंगे या कोई बात रखेंगे उसको भी सुनूंगा, समझूंगा, उनको समझाऊंगा भी, आपको भी सुनूंगा, समझूंगा, सब कुछ करूंगा, सबकी बातें सुनूंगा, लेकिन मैं जो फैसला होगा अंत में वो मेरा होगा, आप लोगों का नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत कर दी और जनता के वो लोक नायक थे, तो जनता को विश्वास था कि वे हमारे हित में ही कोई ना कोई फैसला करेंगे, अहित हमारा कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए उन्होंने साफ सुथरी बात में कह दिया कि जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा और इस फैसले को आपको मानना होगा, तभी मैं इस सभा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, इस वर्ग का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मुझे ये नेतृत्व अस्वीकार है। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। नतीजे का मतलब क्या होता है? हल। क्या हल निकलेगा? खुद के दिनों में सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। ठीक है, आगे देखिए, हमारे साथ हमारे निकट के, अब जयप्रकाश नारायण जी अपनी पुरानी बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खुद के दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ और 1921 में जनवरी के महीने से इसी पटना कॉलेज में ISC, ये हो गया ISC का विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, उनको सबको स्कॉलरशिप मिलती थी, जयप्रकाश नारायण जी को नहीं मिलती थी। अच्छा, मिलती थी उनको भी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, उनके जो भी फ्रेंड थे उन सबको भी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती थी और साथ में जयप्रकाश नारायण जी को भी स्कॉलरशिप मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे। क्रीम यानी कि इंटेलिजेंट थे। क्रीम किसे कहते हैं? यानी कि आपने दूध लिया और दूध में से जब आपने उसको फेंट लिया है, फेंटने के बाद में दूध को, केवल दूध को आपने फेंटा है और उसके बाद ऊपर ऊपर जो क्रीम निकलती है वही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दूध में वही चीज मेन होती है। बाकी तो फिर ऐसा पानी वाला दूध रह जाता है वो जो निरर्थक होता है, थोता होता है। तो अव्वल दर्जे की क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी, कॉलेज की शिक्षा दीक्षा थी, वो बीच में ही छोड़ दी थी। तो वो क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी कर ली थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से असहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, अब देख लीजिए क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण जी किस विषय के विद्यार्थी थे? तो वे साइंस के विद्यार्थी थे। तो राजेंद्र बाबू के सचिव, राजेंद्र बाबू कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या यूं कहिए मथुरा बाबू, जिनके जामाता, जामाता का मतलब क्या होता है? जवाई। जवाई, जवाई यानी दामाद, दामाद। ठीक है, जामाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। उनको वहां पर भेज दिया गया जब वे साइंस के विद्यार्थी थे। अब अपनी पुरानी बातें भी वे उजागर कर रहे हैं, पुरानी बातें भी बता रहे हो। ठीक है, महामानव मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था।
कि वो ये कह रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय जी ने की है, मदन मोहन मालवीय जी ने, और उनके प्रति मैं श्रद्धा के भाव रखता हूँ, लेकिन उस विश्वविद्यालय में मुझे दाखिला नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पर पढ़ना नहीं है। उसके वो पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था वहाँ। अब देखिए क्यों पढ़ने के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि वह असहयोग कर रहे थे। असहयोग किसके साथ कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ कर रहे थे। इस कारण से अंग्रेजों के पैसे से चलने वाला जो विश्वविद्यालय था, काशी विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर और जनता से सहयोग प्राप्त करके फिर इस विश्वविद्यालय की, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। इसलिए सरकारी खजाने से ये चलता था। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी जो सरकारी खजाने से चल रहा था, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल, अंग्रेजों के पैसे से जो विद्यालय चल रहा था, इसलिए वो राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, इसलिए उस विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला नहीं लिया और वे पढ़ने के लिए वहाँ नहीं गए थे। भले ही उसके संस्थापक से वे आत्मभाव रखते थे, पूजनीय भाव रखते थे। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, इसलिए वे किसी और विद्यालय में नहीं गए। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, ISC की, और पास करना ही था और पास कर भी गए। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे और सत्यदेव जी से वे बहुत ही प्रसन्न हुए थे, आदर्श मानने लग गए थे। अमेरिका के बारे में, कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती है, पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे, तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन को गिराव पर आ गया है कि आंदोलन अब कम, मतलब जितना तेजी से आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था, बाद में वो धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है वो कम होती गई, यानी कि आंदोलन पूर्ण रूप से गिर गया था, चढ़ाव पर था। आंदोलन गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊंगा, यानी कि जब वापस आंदोलन उग्र हो जाएगा उस समय तक मैं वापस से यहाँ हिंदुस्तान पढ़ाई करके आ जाऊंगा। इसलिए अमेरिका चले गए। अमेरिका गया, कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। मुझे आज वर्षों से गालियां दे रहे हैं, कितनी गालियां मुझे दी गई है। चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, इस तरह के नारे लगाते थे अमेरिका में पढ़ाई करने के कारण। अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था, भारत में नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे प्रति कई प्रकार के नारे लगाए जाते थे। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया। देखिए कहाँ कहाँ काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस लेने के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। तो शाम को रात का खाना भी मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से? मकान का तो हमको आया, यानी कि हमको कहाँ से किराया, हम जिस मकान में रहते थे हमको कहाँ से किराया मिलने लगा। हम तो वहाँ पर मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं, मैंने क्या हर जगह काम करा है, ऐसी ऐसी जगह काम किया है जहाँ पर लोग जाने से भी कतरते हैं। ठीक है, तो वह कह रहे हैं मैंने संघर्ष करके वहाँ पर पढ़ाई करी है, ना कि मैंने गुलामी करके, वहाँ की गुलामी से मैंने पढ़ाई नहीं की है। कोई मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, मैंने वहाँ पर मजदूर बन के काम करा है, होटल और रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन तक धोए हैं, और वहाँ बर्तन धोकर मैंने 2 वक्त का खाना खाया है, और साथ में हमारे जो रहने का कमरा था उसका किराया भी वहाँ से प्राप्त करा है। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में 1 चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिका लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पड़ा हूँ। इतवार के दिन, इतवार क्या होता है बच्चों? संडे को इतवार कहते हैं, या कुछ ऑड टाइम में, यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, यानी शू शाइन पार्लर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। अब कभी कभी क्या होता था कि जब संडे होता था तो वो क्या करते थे कि होटल और रेस्टोरेंट से तंग आ जाते थे और बोर हो जाते थे, तो वो क्या करते, होटल रेस्टोरेंट को छोड़कर शू पॉलिश पार्लर चले जाते थे। अमेरिका में इस तरह के पार्लर भी हुआ करते थे, शू पॉलिश जहाँ पार्लर होते हैं वहाँ चले जाते थे, तो वहाँ काम करके और फिर पैसे कमाते थे।
वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, बीए पास करने के बाद बहुत अच्छे नंबर आए होंगे तो उस वजह से उनको छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिल गई और 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, टीरोटीएल क्लास लेने लगा। और तो कुछ आराम से रहा इस बीच में कि पहले बीए करते करते तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हाई स्कूल पास करके मैं अमेरिका गए थे और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद उनको अच्छे मार्क्स आने के कारण उनको स्कॉलरशिप मिली, तब जाके थोड़ा सा उनको सांत्वना मिली और तब जाके थोड़ा सा संतोष हुआ कि अब ये जो संघर्ष था वो थोड़ा सा रुक गया है। इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं कि ये जो लोग मुझे कह रहे हैं कि निक्सन को क्या भाई एक यहाँ पर आएगा, हाँ, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये जो डायलॉग बोलते थे या ये जो नारा बोलते थे, उन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। उन लोगों को पता है अच्छे से कि मैंने किस प्रकार से अपना वहाँ अमेरिका में अगर पढ़ाई करी है तो किस प्रकार से करी है, कितना संघर्ष किया है, कितनी तकलीफें पाई है, फिर भी वो लोग मुझे गालियां देते हैं। तो उन लोगों से पूछो मेरा इतिहास। अमेरिका में विकासशील में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था, यह लेनिन का ज़माना था, यह ट्रोट्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना। कि लेनिन के बाद ही, लेनिन की मृत्यु के बाद ही जो जयप्रकाश नारायण जी है वो क्या बन गए थे, मार्क्सवादी विचारधारा के पक्षधर बन गए थे। दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था मतलब, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे और वहाँ से जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, मार्क्सवादी बनकर लौटा था। कौन? जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है। तो जयप्रकाश नारायण जी अपने ये जो विचार है जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जनता को बता रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि देखिए ये लोग जो विपक्षी पार्टी होती है, जो सत्ता में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। जो अगर हम यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो वो पक्ष में थे, तो जो विपक्षी पार्टी थी उनके जो विचार थे कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, इस तरह से जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल बता रहे थे। तो उनके लिए जयप्रकाश नारायण जी अपने विचार बता रहे हैं कि वहाँ मैंने कितनी तकलीफें पाकर और फिर पढ़ाई करी है, तो क्या इतनी तकलीफें पाकर पढ़ाई करी है तो क्या मैं वहाँ का दलाल हो गया हूँ? मैं तो शिक्षा प्राप्त करने गया था और वहीं रहते रहते जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे मैं मार्क्सवाद की तरफ मेरा झुकाव हो गया है, यानी कि मैं कम्युनिस्ट बन गया हूं और घोर कम्युनिस्ट बनकर मैं भारत लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो। फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आइसोलेट का मतलब अलग थलग, कम्युनिस्ट को ये जो इनकी जो पार्टी है उन पार्टी से अलग नहीं रखना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहे हैं जनता को? कौन सी बात है कि आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए और बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। वो कह रहे हैं कि गफूर साहब आए, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, चंद्रशेखर बाबू जी आए, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, और प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से सब नीचे मुझे डेमोक्रेसी लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। जैसे युवा वर्ग और छात्रों वर्ग का नेतृत्व जो जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, तो उनको वो कह रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही नहीं है, वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विरोध में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की परिभाषा सिखाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं और इनकी हरकत देखिए। शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं,
प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर डीजल अपना खरीद उनको लड़कों को पीटा है। मतलब खरीद कर जो आ रहे हैं, जो अपनी भी जैसी भी उनकी आमदनी है, उस आमदनी के अकॉर्डिंग अगर वो इस मैदान में, इस रैली में इकट्ठा होने के लिए आ रहे हैं, मेरे विचारों को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ देखिए क्या किया जा रहा है। इन लड़कों को पीटा है, इनको गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। मुझसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। मुझसे इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है, यानी कि हमारे जुलूस को वो टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, हमारे जुलूस का जो रास्ता है वो बदलने के लिए उन्होंने कई तरह के प्रयास करे। हमारे मैदान में, यानी कि गांधी मैदान में या उस रैली में इकट्ठा होने के लिए जो भी युवा वर्ग बाहर से आ रहा है, गाँव से आ रहा है या किसी और स्टेट से आ रहा है, किसी और शहर से आ रहा है, तो वो चाहे रेल से आ रहे हैं, चाहे बस से आ रहे हैं, चाहे पैदल आ रहे हैं, चाहे गाड़ी भाड़े पर लेकर आ रहे हैं, चाहे ट्रक में आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करके टोली बनाकर आ रहे हैं, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, नहीं आने दिया जा रहा है उनको। ये सारी चीजें जयप्रकाश नारायण जी जनता के सामने बता रहे हैं। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन में आप लोगों का क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, इस प्रदर्शन को रोका जा रहा है, उसकी दिशा को बदल दिया जा रहा है, तो मुझे तो ऐसा कोई खतरा नहीं लग रहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो जाए, कि आपके जो युवा वर्ग जेल तोड़कर भाग जाए, या शायद हमको गोली चलानी पड़े, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आ गए? कि जो छात्र लोग कह रहे थे कि हमें तो इधर से ही जाना था, जबरदस्ती चले जाते। जयप्रकाश नारायण जी, आप ये जो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी जो अफसर है, ये लोग कह रहे हैं कि आपको इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना है, तो आपको यहाँ से क्यों जा रहा है? तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने रैली के दौरान, जुलूस के दौरान जो कुछ भी जनता के मंतव्य सुने थे, उन मंतव्यों का, उन विचारों का आज वो यहाँ पर मंच पर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैंने अगर इस रास्ते का चुनाव किया तो वो क्यों किया है, इस रास्ते को चुना है तो वो क्यों चुना है, लोग किस तरह से आ रहे हैं, तो सारी बातें वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ था, और लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको भी अलग उतार लिया था। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी। अब एक दूसरे शहर की बात आ रही है, मुजफ्फरपुर की, कि मुजफ्फरपुर की जो रिपोर्ट है आपने अखबारों में पढ़ी होगी। सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि वहाँ जहाँ भी चाहे शांतिपूर्वक सभा कर सकता है, अब करे अपनी, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। वे राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे तो कोई दूसरी बात होगी, कि हम यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि हम कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में हमको जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें जो भी मूल अधिकार मिले हैं वो उन अधिकारों का हनन हो रहा है, और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमने आज इस रैली का आयोजन करा है, इस सभा का आयोजन करा है। लेकिन इस सभा में सम्मिलित होने वाले जो युवा वर्ग है उनको रास्ते में रोक लिया जा रहा है, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है कि जनता को पता ही नहीं है, और उनको जो भी बातें पता है जयप्रकाश नारायण जी को, वे सारी बातें जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कि अगर चाहे हम राज्यपाल के ऑफिस के सामने, जो उनका निवास स्थान है उसके सामने रैली करें, चाहे हम असेंबली के सामने जाए, कहीं पर भी जाए, हम शांतिपूर्वक तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं, हम हिंसात्मक कार्यवाही नहीं अपना रहे हैं। अगर हिंसात्मक कार्यवाही अपनाते हैं तो हमारे
तो हमारे साथ कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, तो हमारे साथ कोई ना कोई स्ट्रिक्टनेस अपनानी चाहिए। लेकिन हम तो अहिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी सभा आयोजित कर रहे हैं। फिर सरकार को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वे हमारे युवाओं को जेल में बंद कर रही है, उन्हें बिना बात के निरर्थक अपराधों के कारण उनको जेल में डाल रही है, मारपीट कर रही है उनके साथ में, उनको इस स्थान पर आने से रोक रही है, तो उनका क्या अधिकार है। तो हिंसात्मक कार्रवाई होती है तो दूसरी बात है, अन्यथा हमें हमारे कार्य से रोकना नहीं चाहिए। तो बच्चों देखिए, आज जो हमने किया है ये संपूर्ण क्रांति का जो भाषण हमने पढ़ा है वो अभी आधा ही है, और आधा भाषण भी मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जयप्रकाश नारायण जी बिहार के गांधी मैदान में रंगमंच पर खड़े होकर जनता को किस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, हमारे भारतीय इतिहास को भी लेकर आ रहे हैं, अंग्रेजी शासनकाल की नीतियों को भी लेकर आ रहे हैं, और किस तरह से उन पर आरोप लगाया गया कि वे अमेरिका के दलाल हैं, उनका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विद्रोहियों के या विरोधी पक्ष को जवाब दिया है। तो ऐसे लोक नायक आगे क्या और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर दी एंड होती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।